फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में रिलेशन फाइंड करेंगे, और वो भी किसकी हेल्प से, बोल्ट्जमैन ने जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया है। उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि इन दोनों में किस तरह का रिलेशन कब हो सकता है। इन thermodynamical theory, entropy of a substance is defined as the physical quantity which remain constant when substance undergoes a reversible rapid changes। ठीक है, तो हमें पता है, हम एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है कि कोई भी सब्सटेंस है जब उसकी फिजिकल क्वांटिटी वही रहे, रिमेन। ठीक है, कब, जब हम उसे रिवर्सिबल में करके देखते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो उसकी एंट्रोपी होती है, मतलब उसमें कोई चेंजेस ना आ रहा हो बाहर से। ठीक है, जैसे उसकी एनर्जी है वो सेम रहे उस सिस्टम की, तो इसलिए अब इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इक्विलिब्रियम जो हमने स्टेट थी वो हमें मिलती है, उसमें हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंट्रोपी उसी में ही होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं है तो तब तक उसमें चेंजेस होते रहते हैं जब तक वो क्या है, मैक्सिमम एंट्रोपी पे पहुंच नहीं जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि मैक्सिमम एंट्रोपी कब होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। उसी तरीके से हमें पता है जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो कब होती है, सबसे ज़्यादा ग्रेटर कब होती है, जब वो हमारे माइक्रो स्टेट में सबसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब दोनों ही चीज़ों में हमें क्या मिला कि इक्विलिब्रियम स्टेट में एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी दोनों ही क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यूज करती हैं। तो बोल्ट्जमैन ने सोचा था कि इनके बीच में ऐसा तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, जैसे जैसे कि ये दोनों ही क्या है, हमें मैक्सिमम मिलती हैं किस में, कंडीशन में, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इसलिए इसके रिलेशंस निकालने के लिए हमने क्या करा है, उन्होंने आगे इस चीज़ को, कंसेप्ट को लिया। तो उन्होंने सबसे पहले एक एंट्रोपी को, फंक्शंस को लिया और उसे प्रोबेबिलिटी के साथ डिफाइन किया। बोल्ट्जमैन conclude that entropy S is a function of thermodynamic probability। ठीक है, उन्होंने कंक्लूड लगाया एस है वो फंक्शन है हमारा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो अब हमें से इसमें क्या करते हैं, हम दो सिस्टम लेते हैं जो कि आपस में इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और जिनकी एंट्रोपी हम डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर टू completely independent system, A and B, having entropies S1 and S2 respectively। और हम दोनों सिस्टम की मान लेते हैं S है। The entropy S of the system, two system together must be equal to sum of individual entropies। ठीक है, और तो हम क्या कहेंगे, S सोचो में S1 प्लस में S2, ये हमारा आ गया है। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करते हैं, एक सिस्टम 1 के लिए हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन W1 डिफाइन करते हैं और सिस्टम B के लिए W2 डिफाइन करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम A is W1 and that of the system
B is W2. Then the probability W of finding both the system at the respective given condition will be product of these two probabilities. ठीक है, हमारा ए के लिए हमारा क्या है W1 है और बी के लिए W2 है और W क्या है इन दोनों के लिए. ठीक है, इन दोनों सिस्टम के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी है W. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कंपोजिट इवेंट किसी प्रोबेबिलिटी का अगर हम कंपोजिट इवेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है, जो दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होगा, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी फंक्शन की. ठीक है, उसके इक्वल होगा. बिकॉज द probability of a composite event is equal to the product of the probability of individual and independent events. हमने शुरू में ही क्या किया था, दो सिस्टम जो हमने लिए ए बी ये हमने इंडिपेंडेंट लिए थे तो हमें से इस तरीके से ये इंडिपेंडेंट हो गए इवेंट्स. तो ये होगा W कॉस्टू में W1 W2. ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या होगा, जबकि हमें पता है 10 वी नो दैट एस क्या है, एफ प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, एस हमारा क्या है एंट्रोपी है. तो यहाँ हमारा जो W है वो क्या है W1 और W2 का है. ठीक है, फंक्शन है क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है. और जो हमारा S1 है वो क्या है W1 होगा और S2 है वो क्या होगा FW2 होगा. अब ये जो हमारी सभी इक्वेशन है इसे हम मान लेते हैं 2 क्योंकि हम इसे रखेंगे 1 में और 1 हमारी इक्वेशन क्या होगी ये. ठीक है, तो S की जगह आएगा FW1 W2 FW1 एंड FW2. ठीक है, अब आ गया. अब इसमें क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं, W1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और W2 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और एक बार हम W2 को के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और W1 को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. तो नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन इसे दे देते हैं 3 इक्वेशन. ठीक है, तो ये हो गया हमारी 3 ही विद रिस्पेक्ट टू W1 कीपिंग W2 कांस्टेंट वी गेट W2 F W1 W को मानिए W2 F W1. ठीक है, ये हो गया. और अगर हम अगेन इसी में करते हैं, अगेन इसे मान रहे हैं 4 इक्वेशन, अगेन 4 W2 तो यहाँ होगा W1. ठीक है, W1 आएगा फंक्शन में से और इसका रिप्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पे W2 आएगा. ठीक है, W1 कांस्टेंट है तो इसमें आ जाएगा और ये इसका रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए ही W2 का ही होगा और F1 जो हमारा FW1 है वो हमारा कांस्टेंट होगा तो ये 0 हो जाएगी और इस तरीके से हो जाएगा. तो हमारी क्या आ गई 4 और 5 इक्वेशन आ जाओ. इक्वेशन 4 अपॉन में इक्वेशन 5. अगर हम इक्वेशन 4 को 5 में करते हैं तो हमारा क्या आएगा W2 FW1 W2 अपॉन में W1 FW1 W2 और FW1 FW2. ठीक है, इससे ये वैल्यू कट हो जाएगी तो हमारे पास ये होगा W2 FW2 FW F रिप्रेजेंट W1.
अब जो इस तरह की हमें इक्वेशन मिल रही है ये, ठीक है, ये दो सिस्टम के लिए थी। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा सिस्टम हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। तो अब हम यह क्या कर सकते हैं, फॉर जनरल, जैसे W1 F W1 होता और 2 के लिए होता F W2। इसी तरीके से अगर तीसरा सिस्टम भी उसमें होता तो F-W3। इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज आती और हम इन्हें क्या कर सकते हैं, एक कॉन्स्टेंट के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हम एक एक की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकें। जहाँ पे हमारा के सम कॉन्स्टेंट है, तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो ये हम लिख सकते हैं F-W1 इक्वल्स टू में K/W1, ठीक है, और F-W2 के लिए हम करेंगे K/W2। इस तरीके से अगर हमें F3 के लिए हो तो हम निकाल सकते हैं। अभी हम 1 और 2 के लिए निकालेंगे क्योंकि हम सिस्टम में 1 और 2 का ही लेकर चल रहे हैं और उसी की का ही वैल्यू निकालेंगे। इसलिए हमने क्या करा, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग वी हैव F-W1 के, इसका इंटीग्रेशन होगा log W1 प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट C1 आएगा। इसी तरीके से W2 के log W2 प्लस में C2 कॉन्स्टेंट होगा। तो इन जनरल हम क्या है, अगर F W होगा तो वो कैसे होगा, K log W प्लस में C, ठीक है। तो जबकि हमारा क्या S है तो हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमें वेयर C इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, C की वैल्यू निकालनी है। तो जो फोर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हमें पता है कि जो थर्मो क्या होगा, जब हम W1 को 1 रखेंगे तो हमारी S क्या होगी, 0 होगी। इससे हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो S 1 होगा और यह होगा 0 होगा, तो ये वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब C हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देन इसे इक्वेशन हम स्टार मान लेते हैं। देन इक्वेशन स्टार विल बी S इक्वल में K log W, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या है, अब हमारे पास ये वैल्यू है, इसी को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान स्टैटिकल डेफिनेशन फॉर एंट्रोपी कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू तो आ गई है, लेकिन अब हमारे पास के की वैल्यू नहीं है। अगर हम के की वैल्यू निकालें, वो किस तरीके से निकालेंगे, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें हम आगे के स्टेप है, यहाँ तक कि कंप्लीट हो गई है ये इक्वेशन। अब हम इसमें के की वैल्यू और डिफाइन करेंगे कि के की वैल्यू क्या होगी। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ के, अब जो भी प्रोसेस होगा सिर्फ के की वैल्यू को आइडेंटिफाई वी कंसीडर an equivalent situation thermodynamic for this, let us consider the expansion of one mole of an ideal gas originally at pressure P1 and volume V1 into an equilateral chamber of volume V2. The final
वॉल्यूम बिकम V1 प्लस में V2 एंड लेट द फाइनल प्रेशर ऑफ P2 अवर। इसके बाद है व्हेन कंटेनर। सबसे पहले हम ये समझते हैं इसमें क्या हमने उसी तरीके की थर्मोडायनामिक में भी एक जो है सिचुएशन बना ली है जिसमें हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली है जिसे हम इक्विलिब्रियम चैम्बर में एक और में रख रहे हैं जिसकी V2 वॉल्यूम है और जो आइडियल गैस है उसके प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। जब उसमें मिक्स डाल दिया गया है उसके बाद जो वॉल्यूम है वो V1 प्लस में V2 हो गई है और जो प्रेशर है वो हमारा P2 हो गया है। तो हमें क्या करेंगे हर एक के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, व्हेन द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2 आर कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसकी, एक मॉलिक्यूल की। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 molecule in first container of volume V1 is क्या होगी V1 अपॉन में V प्लस में V2। अब ये क्या है सिर्फ 1 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अगर हमारे n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके लिए हमारे क्या होगी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस in the container of volume V1 is, तो हमारी क्या होगी W1 V1 प्लस V2 की पावर n हमारी क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए। 1 के लिए था तो इतनी थी और जब हम n मॉलिक्यूल्स के लिए निकाला तो हमने उसकी पावर कर दी n। ठीक है, इसे ये साथ है अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें फाइनल वॉल्यूम के लिए क्या होगी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 मोल या फिर हम कह सकते हैं n मॉलिक्यूलर के लिए। ठीक है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन द फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 इज W2 क्या होगा फाइनल के लिए फाइनल वॉल्यूम भी निकल जाएगी इस तरीके से। तो ये होगी 1 की पावर कट हो जाएंगे इससे, तो होगा 1 की पावर n जो हो गया 1। ठीक है, जो हमें बोल्ट्जमान रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस यूजिंग बोल्ट्जमान रिलेशन डेल S इज क्लोज टू में S2 माइनस S1। अब S2 की वैल्यू हमारी क्या थी, जो है हमारी S2 की वैल्यू होगी यहाँ पर अगर हम S2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा ω2। ठीक है, वही वैल्यू हमें यहाँ रखनी है K log ω2। उसी तरीके से S1 की होगी K log ω1। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे यहाँ log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं log m बाय n कर सकते हैं। ठीक है, तो k तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ होगा फिर log W2 माइनस W1, तो इसे हम W2 अपॉन में W1 लिख सकते हैं।
जबकि पता है हमें W2 और W1 हमारे क्या है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि log W2 की वैल्यू हमारी क्या 1 है और W1 की वैल्यू है V1 अपॉन में, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, 2 अपॉन में VN अपॉन में N, ठीक है। और log की जो ऊपर की पावर होती है वो आगे आ जाती है इस तरीके से, N के log V1 V2 अपॉन में V1, ये हमारा क्या आया, डेल एस आया, ठीक है, डेल एस। अब इसमें हमें पता है जो इन टेम्परेचर की टर्म में डेल एस की क्या कंडीशन होती है, बट इज नो टू अस दैट the change in entropy when the gas changes from one state to another state तो यहाँ वन स्टेट में हमारी कौन सी होंगी, वॉल्यूम V1 होगी और टेम्परेचर हमारा T1 होगा, ठीक है। और अदर स्टेट के लिए V1 प्लस में V2 हमारी क्या होगी, वॉल्यूम हो गई है, ठीक है। और टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर है T2, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है T1 है टेम्परेचर। तो अब हमें क्या करना है, इसी की जो हमें इसके लिए ये वैल्यू याद रखनी होगी क्योंकि डायरेक्ट है, हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, log T2 अपॉन में T1 प्लस में R log V1 प्लस में V2 अपॉन में V1, ठीक है। अब हमें पता है इसमें क्या है, हमारा चेंजेस आइसोथर्मल है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा है, चेंज इन अवर केस आइसोथर्मल में क्या होता है हमारा, T1 T2 के इक्वल होता है, सो दैट डेल एस हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा R log V1 इसमें V2 अपॉन V1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन की हम क्या करेंगे, इक्वेशन से स्टार की डबल स्टार से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। स्टार तो हमने देखा, इसे ए नाम दे देते हैं, ए और ये बी है, ठीक है। तो होगा कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, वी गेट एन के इक्वल्स टू में log V1 प्लस में V2 अपॉन में V1 इक्वल्स टू में R log V1 प्लस में V2 इक्वल्स टू में V1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा सारा, तो एन के इक्वल्स टू में R, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, हमें तो के कांस्टेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, तो ये हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है, अब हमें रिलेशन भी पता चल गया, और के की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, के की वैल्यू होती है हमारी 138 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 जे के इनवर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू को रखकर हमने क्या करा है, इसे निकाल लिया है, ठीक है। तो ये हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है। और के को हम क्या कहेंगे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी गई है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से वीडियो समझ में आई है, जो कुछ भी इसमें समझाया गया है मैंने, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।